नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वो खबर तो आपको याद होगी जब एमएनएस ने फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रदर्शन में टांग अड़ा दिया था। तब ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जिस सवाल पर आज हम पहुंचेंगे वो ये है कि एमएनएस की इस गुंडागर्दी, उसके विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या है, गुस्सा या फिर धंधा। आइए आपको दिखाते हैं एमएनएस की गुंडागर्दी के पीछे क्या है उनकी मंशा, कैसे चलता है उनका ये विरोध का कारोबार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है और माया नगरी मुंबई में बड़े बड़े फिल्म निर्माता खौफ खाए हुए हैं। और वो इसलिए क्योंकि पहले तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से भगाने की मुहिम छेड़ डाली। दूसरे ये कि करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल को मुंबई में ना रिलीज करने की धमकी दे डाली। जो शहीद हुए भारत के लिए, उनके खून की कसम करके हम लोग उनका कोई भी हालत में यहाँ पे सिनेमा प्रदर्शित नहीं होने देंगे। प्लीज, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को क्यों बलि का बकरा बना रहा है? My country comes first. The climate was completely different. The circumstances were completely different. देशभक्ति के नाम पर गुंडागर्दी का खुला खेल खेलने वाली एमएनएस को करण जौहर की फिल्म पर ऐतराज इसलिए है क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान का किरदार है। I understand the sentiment because पहले जो करण जौहर माथे पर चिंता की लकीरें लिए परेशान घूम रहे थे, मुंबई से दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, अचानक उनके दिल की मुश्किल आसान हो जाती है और ठाकरे एंड पार्टी शांत। लेकिन इन सब के पीछे का सच क्या है? अचानक ऐसा क्या हो गया कि एमएनएस की सारी देशभक्ति शांत हो गई? अचानक ऐसा क्या हो गया कि राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता फिल्म के पीछे डंडे और पत्थर लेकर पड़े थे वो सन्नाटे में चले गए? सवाल बड़ा है और आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल यहीं से शुरू होती है। आज तक की टीम ने राज ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया है। यकीन मानिए, जब सच्चाई आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। मुंबई में आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एमएनएस के नेताओं को अपने खुफिया कैमरे में ये कहते हुए रिकॉर्ड किया है कि वो पैसा लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लोग करेंगे तो उनको 50 लाख में कम पड़ेगा। हमको 25 लाख में भी काम हम कर लेंगे। आपका 25 लाख में हो जाएगा? हो जाएगा। लड़ लेंगे इलेक्शन? अरे बिल्कुल लड़ लूंगा। करवा दें? बिल्कुल करवा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एमएनएस के नेता खुलेआम ब्लैकमेलिंग का धंधा चला रहे हैं। यकीन मानिए, इस खुलासे से आपके होश उड़ जाएंगे। इस काम निकाल दे बोला, अगर वो करना चाहेंगे तो अभी क्या पूरा बड़ा काम क्या? प्रॉपर्टी के बारे में बड़ा कुछ बड़ा समझो आए, कोई लोगों को ऐसा बड़ा कामकाज रहे उसके बारे में अगर कुछ डिस्पोज कर सकते हो आप। आज तक की अंडरकवर टीम के सामने राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने ये भी कबूल कर लिया कि वो अपने धंधे में पुलिस को भी मैनेज करना जानते हैं। हंगामे वाला प्रोटेस्ट चाहिए? हाँ बिल्कुल हंगामा हो रहा है। मैं चौकी मैनेज कर दूंगा, सब मैनेज कर दूंगा मैं। खाना चौकी सब मैनेज कर दूंगा मैं। वो कैसे मैनेज होगी? मतलब वो मेरे से मैनेज हो जाती है सर। ठीक। तो आइए अब आपको दिखाते हैं प्रायोजित विरोध प्रदर्शन, धमकियों और वसूली का ये स्टिंग ऑपरेशन गुंडाराज। एमएनएस की सुपारी गुंडागर्दी का खेल आइए आपको दिखाते हैं। जितने हंगामे करने हैं करवा लीजिए।
जितना विरोध प्रदर्शन, जितना सड़कों पर लोगों को डराना धमकाना करवाना है करवा लीजिए, बस पैसे देने के लिए तैयार रही। आज तक की खुफिया टीम ने इस गुंडागर्दी के पीछे पहुंचकर उसका सच जाना। कैसे बिकता है ये देखिए। क्या प्रदर्शन की सुपारी लेती है एमएनएस? क्या पैसे लेकर हंगामा करवाती है एमएनएस? क्या प्रेशर गेम से पैसा बनाते हैं एमएनएस के कार्यकर्ता? जी हां, ऐसे कई सवालों को लेकर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर तहकीकात में जुट गए। इसी क्रम में सबसे पहले हमारी टीम की मुलाकात होती है मुंबई में कुर्ला के रहने वाले एमएनएस कार्यकर्ता अथर शाह से। हमारी टीम ने अथर शाह से एक काल्पनिक कहानी बताई और कहा कि दिल्ली का एक एनजीओ मुंबई में चीन के माल को लेकर एक प्रोटेस्ट कराना चाहता है। हंगामे के बदले उन्हें पैसा दिया जाएगा। ऑफर मिलते ही अथर फौरन राजी हो गया, सौदेबाजी पर उतर गया। जरा सुनिए अथर ने हमारी टीम से क्या कहा। लोग करेंगे तो उनको 50 लाख में कम पड़ेगा, हमको 25 लाख में भी काम हम कर लेंगे। आपका 25 लाख में हो जाएगा? हो जाएगा। लड़ लेंगे इलेक्शन? अरे बिल्कुल लड़ लूंगा। करवा दें? बिल्कुल करो। सुना आपने, अथर शाह 25 लाख रुपए में कैसे मन मुताबिक प्रोटेस्ट करवाने के लिए राजी हो गया। आधार बनवा के देता हूं। उसे बस पैसे से मतलब था, काम जैसा मिले वो करने पर भी राजी था। हंगामा, तोड़फोड़, कुछ भी। सुनिए कैसे अथर शाह हमारी टीम को हिंसात्मक हंगामे की गारंटी दे रहा है। मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाएगा? हाँ, कर देंगे। हंगामे वाला कर देंगे। और इसके पीछे एनजीओ का कोई देशभक्ति वाला मकसद नहीं है? हाँ, मैं समझ में आ गया मेरे को। आप जो बोलना चाहते हो। उनका बिजनेस है? बिजनेस है, बस पैसा कमाना। भाई उनका काम बनेगा, मेरा भी काम बन जाएगा ना। अथर हिंसा और हंगामे के लिए पूरी तरह तैयार था। उसका तो बस एक मकसद था, पैसा फेंको, तमाशा देखो। अब वो एनजीओ के लोगों से मिलने के लिए बेताब था, क्योंकि उसे अपना फायदा दिख रहा था। मतलब वो क्या चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे हिंसा हो जाए, या ऐसा करना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि भाई मतलब जो है पूरा प्रोटेस्ट यानी कि तोड़फोड़ होना चाहिए, या रोड जाम होना चाहिए, पथराव होना चाहिए, पर किसके ऊपर होना चाहिए। समझे बात को, ये सब बहुत जरूरी है ना। अथर शाह ने तो हमारी टीम को हंगामे और तोड़फोड़ का पूरा एक्शन प्लान समझा दिया। ऐसे ऐसे राज बताए जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। वो खुलासा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मिलिए एमएनएस के एक और नेता दीपक चौहान से। एमएनएस नेता दीपक चौहान से हमारी टीम ने कहा कि दिल्ली का एक एनजीओ मुंबई में बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट कराना चाहती है। जरा सुनिए कैसे ऑफर मिलते ही दीपक चौहान तोड़फोड़ के लिए राजी हो गए। तो आप करो। आपसे हमें वायलेंट प्रोटेस्ट चाहिए, हंगामेदार, मीडिया में सब जगह चाहिए। हो जाएगा? कितने आदमियों का प्रोटेस्ट आप करा? 50, 100, 200, 150 और मतलब ऐसा हो जाएगा सारा पत्थर फेंकना, लाठी चार्ज, ये सब हो जाएगा। बढ़िया बात, मीडिया में आ जाएगा। हो जाएगा? बुलाइए। एमएनएस नेता दीपक चौहान ने हमारी टीम से दावा किया कि वो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करवा सकता है, लड़कों को इकट्ठा करके हंगामा करवा देगा, लेकिन ये सब काम मुफ्त में नहीं होगा। सुनिए कैसे दीपक चौहान हमारी टीम से सौदेबाजी पर उतर आया।
देखो फ्री दुनिया में कोई काम नहीं फ्री की बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बुरा नहीं ऐसे फ्री में कर दूंगा, वो भी नहीं बता रहा। आप मुझे कोई चलो जनाब जो वो भी कर दो, ऐसे नहीं बोल रहा कि इतना है। लोग नाराज मेरे से नहीं होना, उनके पास और क्या, वो लोग वो नाराज नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि आज के तो सबको मालूम है क्या था, उनको भी लगना नहीं, उनका जो है सामने सामने। एमएनएस नेता दीपक चौहान तो बड़ा खिलाड़ी निकला। उसने हमारी टीम के सामने एक अनोखी डील रख दी। इसके लिए उसे बस ये जानना था कि एनजीओ के पास दिल्ली में सेटअप कैसा था। कुछ काम निकाल दे बोला, अगर वो करना चाहेंगे तो। अभी क्या थोड़ा बड़ा काम किया ये आपका दिल्ली में कैसा सेटअप है मुझे तो पता नहीं है। पता नहीं है। कुछ समझा आपने क्या कहना चाहता है एमएनएस नेता दीपक चौहान? दरअसल दीपक हमारी टीम से मुंबई के बिल्डर को धमकाकर पैसे वसूलने की डील समझा रहा था। जरा सुनिए दीपक की बात। प्रॉपर्टी के बारे में समझो, आपको तो मालूम है आदिवासी लैंड रहती है, उसको कर नहीं सकते, चीट किया रहता है। लेकिन इधर के लोगों ने पॉलिटिक लोगों ने उनको सपोर्ट करके उनको ये बड़ा फंडा है, लोग सिर्फ चीट किए। और वो छोटे तबके वाले वो उतना ऊपर तक जाते नहीं, वो खाली कोर्ट तक जाके रुक जा रहे हैं। हालांकि पूरा डॉक्यूमेंट पेपर्स लेके सब उनके पास है। हमारी टीम एमएनएस के नेता दीपक चौहान से प्रोटेस्ट की डील करने आई थी, लेकिन दीपक ने तो बिल्डर से करोड़ों की अवैध वसूली का फॉर्मूला रख दिया। उसने हमारी टीम को बताया कि मुंबई में आदिवासियों की जमीन पर बिल्डर ने अपार्टमेंट बना लिए हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे वसूले जा सकते हैं। अब जरा सुनिए दीपक का एक्शन प्लान। कम से 2 से 4 करोड़ का फायदा होगा। आपका भी होगा तो अभी अपने तीनों का बात कर रहा हूँ मैं। कौन देगा पैसे? पैसे कौन देगा? ये जब बिल्डर बैठेगा, जब जो भी करेगा वो ये लोग कहाँ से देंगे? अच्छा, आप ये कह रहे हो जब उन पर प्रेशर बनाया जाएगा तो बिल्डर नेगोशिएट करेगा। सुना आपने, एमएनएस का ये नेता न सिर्फ पैसे लेकर प्रोटेस्ट का धंधा करता है, बल्कि बिल्डरों को धमकाकर उन्हें ब्लैकमेल करके करोड़ों का वारा न्यारा भी करने के लिए तैयार है। हमारी तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मुंबई में गुंडा राज की परतें खुलती जा रही थी। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। एमएनएस के इस ऑर्गेनाइज्ड गुंडागर्दी में सब कुछ बड़े ही मैनेज्ड तरीके से किया जाता है। जी हाँ, पैसे दीजिए और जिस तरह का हंगामा, जिस तरह का लड़ाई झगड़ा, जैसा विरोध प्रदर्शन, लाठी चार्ज तक की गारंटी है। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखा जाता है कि गोली ना चले। अतहर शाह दीपक चौहान ने हमारी टीम को सुपारी लेकर प्रोटेस्ट करने का पूरा फॉर्मूला समझा दिया था। आपको बस पैसे खर्च करने हैं, सारा मैनेजमेंट उनका, थाना, पुलिस, सब कुछ मैनेज करने का दावा। हंगामे वाला प्रोटेस्ट चाहिए? हाँ बिल्कुल हंगामा हो रहा है। चौकी मैनेज कर दूंगा, सब मैनेज कर दूंगा मैं। थाना चौकी सब मैनेज कर दूंगा मैं। वो कैसे मैनेज होगी? मतलब वो मेरे से मैनेज हो जाती है। ठीक। सुना आपने कैसे अतहर शाह थाना पुलिस को मैनेज करने का दावा कर रहा है। साथ ही वो हिंसक प्रदर्शन का भी वायदा कर रहा है, वहां तक जहां तक कि गोली चलने की नौबत न आए। गोली नहीं चलेगी, लेकिन वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। वो अपनी सीमा बता देंगे, ये सीमा तक तुम रहना, ये सीमा तक हम रहेंगे, बस खलास। कौन बता देगा सीमा? जो पुलिस वाले रहेंगे। मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाएगा? हाँ, कर देंगे। तो क्या एमएनएस कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं?
उन पर कोई केस दर्ज नहीं होता। सवाल हमारी टीम के मन में था, जरा इस गुंडे से सुनिए। एम्बुलेंस का कार्यकर्ता नहीं है जो वो नहीं है जिसपे केस नहीं हो, ये सच है। सुना आपने कितनी बेशर्मी से अतहर शाह कबूल कर रहा है कि वो एमएनएस का कार्यकर्ता क्या जिस पर कोई केस ना हो। अब जरा मिलिए हमारी तहकीकात में सामने आए तीसरे किरदार से। ये है आरिफ शेख, ये भी एमएनएस का कार्यकर्ता है। आरिफ शेख भी हमारी टीम से पुलिस थाने में दर्ज केस को एमएनएस कार्यकर्ता की पहचान बता रहा है। तो केस तो बनते हैं और जब तक एमएनएस में अगर केस नहीं लो तो फिर एमएनएस में रह के कैसा क्या हो सकता है ना। फिर एमएनएस की पहचान ही कैसी होती है। ये भी ट्रेडमार्क है। अतहर शाह हो या फिर आरिफ शेख, सबको अपने आका राज ठाकरे का एक पैगाम याद है। जरा सुनिए उसका जीवन दर्शन। कुछ काम करने के पहले हाथ जोड़ो और अगर काम नहीं होगा तो फिर हाथ छोड़ो। हमारी टीम ने आरिफ से पैसे लेकर प्रदर्शन की बात कही। 500 लोगों के प्रदर्शन के सौदे पर हामी भरते हुए आरिफ ने क्या कहा, जरा सुनिए। ऐसा रहता है कि भाई सामने वाला क्या स्ट्रांग है, किधर आंदोलन किस तरीके से ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हो अच्छा पूरा सब सिस्टम से काम। ये है एमएनएस के गुंडा राज का हाल। इसके लिए सबसे बड़ा रुपया ही है। पैसा लेकर वो अपना जमीर बेच सकते हैं, खून खराबा करवा सकते हैं। जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, आज तक। इन सब के बीच बवाल तो फडणवीस सरकार पर भी, सवाल फडणवीस सरकार पर भी उठे, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से एक फॉर्मूला बनाया गया फिल्म की रिलीज के लिए, ए दिल है मुश्किल फिल्म के रिलीज के लिए, जिस तरह से सरकार ने उसमें साथ दिया कि आप ये कर दीजिए फिर आप फिल्म रिलीज कर सकते हैं, इसको लेकर खूब बवाल हुआ। इसी पर राहुल कंवल हमारे सहयोगी ने सीधे सवाल दागे फडणवीस से कुछ ही दिन पहले। सुनिए। क्योंकि आपकी मुलाकात के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें राज ठाकरे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, क्या ये कानूनी जुर्माना है, हफ्ता है, एक्सटॉर्शन है, वसूली है, गुंडागर्दी है? इसको भी आप बोलेंगे नहीं 5 करोड़ नहीं 1 करोड़ पे सेटलमेंट कर लेते? पहली बात तो यह है कि कोई सेटलमेंट का विषय ही नहीं है। प्रोड्यूसर गिल्ड ने स्वयं इस बात को कहा कि हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है, और इसलिए मैंने उनको ये कहा आपकी श्रद्धा से जो आप करना चाहते हो सैनिक कल्याण निधि में आप करिए। और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्या है जी, कहाँ पटक के बैठ गए, जो वासला समाप्त हो गया उसी के ऊपर इतना समय गवाओगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि ये जो 5 करोड़ का फिगर है उससे आप सहमत हैं कि नहीं कि जिसने भी पाकिस्तानी एक्टर को कास्ट किया उसको 5 करोड़ दिए जाए? किसने मांगे? राज ठाकरे ने। मुझे नहीं मालूम। नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो कह रहे थे, अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया देखिए तो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता है जी, सोशल मीडिया का छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पे तो आपके खिलाफ 10 चीजें आ जाती है, थोड़ी सही है, मेरे खिलाफ 10 चीजें आती है, थोड़ी सही है। लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, राज ठाकरे या फिर देवेंद्र फडणवीस? लोग मुझे भी सोशल मीडिया पे लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं। लोग दूसरा ये भी कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में अच्छा राज चल रहा है, वो आपको दिखता नहीं है। सोशल मीडिया पे रोज आता है, हमारी तारीफ भी करते हो लोग, तो आपको दिखाई नहीं देता है। आप तो अपने मतलब की बात देखोगे राहुल जी, कभी हमारे मतलब की बात भी देखो। तो मुख्यमंत्री आप ही हैं, राज ठाकरे नहीं है, मतलब ये 5 करोड़ से आप सहमत नहीं है? नहीं, अगर 5 करोड़ से आपको इसमें कोई शक होगा तो आप भी एक धमकी देकर देख लीजिए ना। हमें धमकी देने का कोई शौक नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो धमकी देने की बात है उसी के खिलाफ मेरी मुखालफत है। मेरी तो बहुत जबरदस्त मुखालफत है धमकी देने के पूरे बिजनेस से।
हमारे साथ दो खास मेहमान इस पर जुड़ रहे हैं जो स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया है। हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजय झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास श्वेता जी आते हुए सवाल ये है कि जो स्टिंग हमने दिखाया है उसमें एमएनएस के ये अधिकारी दिख रहे हैं, नेता दिख रहे हैं, अतहर शाह कुर्ला दफ्तर में बैठ के एमएनएस के बाकायदा कह रहे हैं कि धंधा है, पैसा दीजिए और आपको जिस लेवल की गुंडागर्दी करानी है आप करा लीजिए, और आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं ए दिल है मुश्किल के मामले में। सवाल है कि राज ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसकी चलती है महाराष्ट्र में? अंजना जी, मैं बखूबी सबसे पहले आप आज तक का अभिनंदन करना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा उम्दा स्ट्रिंग ऑपरेशन आप लोगों ने किया है। दूसरी चीज, इसी प्रश्न को राहुल कनवल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा था और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसका उत्तर दिया था कि यदि आपको शक है कि किसकी चलती है तो आप धमकी देकर देख लीजिए। आज कुछ लोगों ने धमकी दिया है तो वो लोग भी देख लेंगे। मैं केवल मात्र, मैंने अभी आपका छोटा सा क्लिप देखा, मैं केवल मात्र इतना कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये शिक्षा मिली है कि पहले हाथ जोड़ो फिर हाथ छोड़ो, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार इतने सक्षम हैं कि इस धमकी के बाद उनके हाथ अब हम तोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। एक बहुत ही तोड़ सकते हैं मतलब का अर्थ है कि हम उनको कोई भी गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। एक सक्षम सरकार, एक तोड़ने फोड़ने की बात मतलब लगा कि एक सेकंड को कि एमएनएस का कोई नेता बात कर रहा है, तोड़ने फोड़ने की बात वही कहती है, इसलिए आपका मुहावरा मैं समझ नहीं पाई। सवाल ये है कि एक पार्टी खुलकर इस तरह से गुंडागर्दी सड़कों पर कर रही है, मैनेज तरीके से कर रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही है, पुलिस प्रशासन उनको साथ देती है, इसका मतलब समझती हैं आप? जी, किसने कहा कि पुलिस प्रशासन उनका साथ देती है? वो खुद बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं मैडम। तीन नेता हैं एमएनएस के। हमने अतहर शाह जो कि कुर्ला के नेता हैं, दीपक चौहान मुंबई में और आरिफ शेख मलाड, ये बता रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस आप पैसा दो और लेवल बताओ किस लेवल की गुंडागर्दी करनी। यदि ऐसा होता तो आज वो लोग सड़कों पे उतरे होते, कुछ उन्होंने कोशिश की होती और उन लगभग 15 लोग ऑलरेडी 15 दिनों के लिए जेल में थे और इसीलिए इतनी सारी वार्तालाप हुई और बातचीत हुई, क्योंकि हमारी सरकार और बहुत ही सुलझी हुई सरकार बैठी है, बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री बैठे हैं। संजय जी, इसीलिए उन्होंने सरकार सुलझे हुए मुख्यमंत्री, ठीक है, सुलझी हुई सरकार, सुलझे हुए मुख्यमंत्री। कहूंगा अंजना जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये बहुत ही खेदजनक है कि मुंबई जैसा महान शहर में, जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है, जो हमारा मनोरंजन का एक राजधानी है, यहाँ पर वाणिज्य व्यापार का एक राजधानी है, वहाँ पर एक औपचारिक तरीके से, आधिकारिक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पर आज का गुंडा राज का माहौल बना दिया है। जब इस राज्य के मुख्यमंत्री अपने घर में बैठ के एक दलाली का एक समझौता करते हैं, जहां पर एक निर्माता जो हमारे प्रजातंत्र में अपने आजादी से एक पिक्चर में अपनी पूंजी डाल के एक पिक्चर बना रहा है, वहां पर एक मिनट मैडम आप सुनिए जरा, उनको एक चेतावनी या धमकी मिलती है कि हम आपके पिक्चर को यहाँ रिलीज नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री जी वहाँ उस दूसरे राजनेता को बना के वहाँ एक समझौता करते हैं। हाँ। तो आप यही समझ लीजिए कि इस महान महाराष्ट्र का शासन अनुशासन कहाँ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं केवल मात्र इतना कहना चाहूंगी कि दलाली शब्द केवल मात्र कांग्रेस के साथ यूज किया जाता है। ये गांधी परिवार नहीं है, ये भाजपा के संस्कार है, हमारे संघ के संस्कार है। फडणवीस जी बहुत बखूबी और बहुत ही सक्षम मुख्यमंत्री हैं, उनके संस्कार सब लोग जानते हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए। श्वेता जी, ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया, ऑपरेशन गुंडाराज में, कि आखिर कैसे एमएनएस के नेता कह रहे हैं कि डील, पैसे दीजिए और गुंडागर्दी करवाइए। अब श्वेता शालिनी जी, आपसे एक ही सवाल है, क्या ए दिल है मुश्किल की डील भी ऐसी ही हुई होगी, और अगर ऐसे हुई है क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? अंजना जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, ये भाजपा सरकार है और अत्यंत सक्षम सरकार है। जब उरी का अटैक हुआ तो हम सक्षम थे,
हमने सर्जिकल अब देखिए अटैक्स आप- करके दिखाया। ए दिल है मुश्किल से कहा मामला उन्हीं और- तक पहुंच रहा है। और- सवाल ये है कि हमने 3 और नेता दिखाए ये हैं, तीनों वहाँ के पे भी नाम भाजपा दिखाए हैं। सरकार है, यहाँ आपकी पर भी सरकार भाजपा इनके सरकार खिलाफ है। कार्रवाई आप- करे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता आश्वासन है, देती हूँ वक्त हमें कि इतने यहाँ की पर भी इजाजत देता है। सख्त 3 नाम कार्रवाई की और अगर ईमानदारी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। देखते रहिए आज तक।